नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो 10 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का ग्रुप डी का साइंस के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साइंस के आज जो तीनों शिफ्ट में जो पूछा गया था क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया कि ध्वनि का तीव्रता मुख्य रूप से किस पे निर्भर करता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी 1 दिन या 2 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। तो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, देखिए एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 4 सेकंड के लिए लगाया जाता है, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है 5 केजी, प्रारंभिक वेग दे रखा है 0, प्रारंभिक वेग मतलब 0 है, तो अंतिम वेग पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? अंतिम वेग निकालना है, यानी कि गति के जो पहला नियम है v बराबर u प्लस at से, तो उसमें हमको एक्सेलरेशन चाहिए। हमको u 0 दे रखा है, v हमको अंतिम वेग निकालना है, टाइम हमको दे ही रखा है। हमको क्या जरूरत है निकालना? a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? F = ma, न्यूटन का दूसरा गति नियम लगाएंगे। ठीक है, F = ma। तो यहाँ से a निकल जाएगा मेरा। F दे रखा है कितना? 20 न्यूटन, तो 20 लिखो यहाँ पे। m दे रखा, मास दे रखा कितना? 5 × a, तो यहाँ से a नहीं निकल जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ ले आएंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो मेरा निकल गया कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी को v बराबर u प्लस एटी में पुट कर दो, तो v तो हमको निकालना है, u का मान तो 0 है, v बराबर u प्लस एटी। a का मान कितना दे रखा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t मेरे पास कितना दे रखा है? 4 सेकंड, तो 4 4 16। अच्छा, एक चीज़, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16, और क्या दे रखा है? वेग ना 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यह चीज़ और एक चीज़, जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा आप लोग इसका यूनिट देख लीजिएगा। देखिए, जिसकी न्यूटन में सही है, सेकंड में सही है, और ये केजी में सही है। यहाँ पर अगर सेकंड ना दे करके मिनट में दे दिया होता तो उसको सेकंड में पहले हम लोग को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16 मीटर पर सेकंड। चलिए, सूखे पत्ते और फल तब गिरते हैं जब पेड़ को हिलाया जाता है। यह किसका उदाहरण है? देखिए, इसका अब क्या दे रखा था आप लोग का ऑप्शन में? यहाँ तक हमको लग रहा है कि जड़त्व ही दे रखा होगा, इनर्शिया। ठीक है, ग्रेविटेशनल भी हो सकता है। अगर इनर्शिया ना दे, जड़त्व ना दे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी नीचे गिरता है। तो आपका ये इनर्शिया दे रखा था, यही वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है, ये बताना था। तो देखिए, धातु और अधातु, जब एक धातु और एक अधातु को जब हम लोग करेंगे तो आयनिक बंध। क्यों? क्योंकि धातु जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो पॉजिटिव आयन हो जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन को अधातु क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसमें नेगेटिव आयन हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से इसको क्या हो जाता है? आयनिक बंध बना लेता है दोनों के बीच में। तो ठीक है, धातु अधातु के बारे में तो पूछ दिया, इसके अलावा भी कई सारे होता है, देख लो। आयनिक बंध, धातु अधातु, सहसंयोजक बंध, जो अधातु और अधातु के बीच में होता है, सहसंयोजक बंध। धात्विक बंध यानी कि मेटालिक बॉन्ड धातु और धातु के बीच में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ साथ या तो नाइट्रोजन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या फिर फ्लोरीन होगा, इसके साथ हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सामान्य बंधन भी एक होता है जो दोनों इलेक्ट्रॉनों एक ही परमाणु देता है, एक ही समन्वय बंध जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक आप लोग को पता होगा, पास्कल है। ठीक है, क्या होता है? फोर्स इन प्रेशर, माफ कीजिएगा, प्रेशर, दाब का प्रेशर होता है ना, प्रेशर = फोर्स अपन जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इसका पास्कल हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा भी जो है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जो पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है। वर्क का क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। वर्क और ऊर्जा का एक ही होता है। ठीक है, शक्ति का क्या होता है? वाट। आवेश का क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। धारा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। ये सब इजी है, लेकिन एकदम ये सब क्वेश्चन रिपीट करेगा। आप देखिए, अभी जो आगे भी जो पूछेगा ना, इसी में से पूछेगा। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, और तापमान का केल्विन होता है। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में मत मार देना, इसका केल्विन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, FeSO4 फेरस सल्फेट के विलयन से लोहा किस धातु को अच्छा देखिए, फेरस सल्फेट का एक विलयन है, उस पर जो होता है ना, लोहा को विस्थापित करेगा। तो वो कौन सा धातु है जो लोहा को विस्थापित कर देगा? तो रिएक्टिविटी टेबल बताए थे, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव को विस्थापित कर देता है। तो लोहा को जिंक कर देगा। ठीक है, जो ऑप्शन में आप लोग को दे रखा था, जिंक दिया हुआ था। तो इससे बाद भी अगर कोई होगा उसको भी, पोटासियम होता तो पोटासियम हो जाता, सोडियम होता तो सोडियम होता, कैल्शियम होता तो कैल्शियम हो जाता। ठीक है, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में क्या था? जिंक दे रखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाता? जिंक। देखो, आप लोग को जो ऑप्शन में दिया था, जिंक दिया था, एक आयरन दिया था, लेड दिया था, और शायद गोल्ड दे रखा था, ये 4 को दे रखा था। तो यही सीरीज होता है। तो जिंक विस्थापित कर देगा किसको? ZnSO4 बना लेगा। ठीक है, हटा देगा यहाँ पे, और ZnSO4 बना देगा। चलिए, निम्न में से कौन सा सेल ऑर्गेनल का भाग नहीं है? देखिए, कौन सा जो सेल ऑर्गेनल का भाग नहीं है? सेल है एक, अभी सेल के अंदर में कई सारे ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाद साइटोप्लाज्म होगा,
ठीक है। तो इस तरह से जितने भी सेल ऑर्गेनल होता है तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल नहीं होता, नहीं है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी एक होता है सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म, देखिए साइटोप्लाज्म जो होता है ना, ये सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। जब किसी, अच्छा साइटोप्लाज्म है क्या, तो साइटोप्लाज्म होता है ना जो कोशिका में चिपचिपा पदार्थ होता है एक तरह से, इस तरह से थोड़ा हल्का चिपचिपा रहेगा। ठीक है, और इसी में सारा जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो सब तैरते रहता है इस तरह से। तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है सेल ऑर्गेनल्स का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ में कोई प्रतिरोध कई प्रतिरोधों को श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो क्या समान रहता है। तो देखिए जब भी श्रृंखला में जोड़ा रहेगा, सीरीज में जुड़ा हुआ जब रहेगा तो उसका जो करंट होता है ना वो हमेशा समान रहता है। और अगर पैरेलल में जुड़ा रहेगा यानी कि समानांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसमें वोल्टेज जो होता है वो हमेशा, वोल्टेज बोलो या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, विभवांतर बोल लो, जो भी बोलो, ठीक है, ये सब समान रहता है, एक ही चीज़ है। यहाँ से यहाँ तक जितना भी सब एक ही चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्टेज को बोलते हैं, वोल्टेज तो है ही, और विभवांतर भी वोल्टेज को ही बोला जाता है। ठीक है, तो अगर सीरीज में हो तो करंट सेम रहेगा, ठीक है, और अगर पैरेलल में हो तो वोल्टेज सेम रहेगा। तो इसको याद कैसे रखेगा, तो ऐसा ही कर दो, सीरीज में हो तो करंट सेम रहेगा और अगर पैरेलल में हो तो वोल्टेज पीवी कर दो। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिए, ऐसा यूनिट से याद रख लीजिए। एक याद रखिएगा तो दोनों अपने आप याद हो जाएगा। दांतों का क्षय यानी कि सड़न, दांतों में जो कैविटी होता है वो तब शुरू हो जाता है जब दांत का पीएच मान कितना से कम हो जाता है। तो 5.5 अगर पीएच मान दांत का इससे कम हो जाएगा तो दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। चलिए, तितली फूल से भोजन लेती है और गिलहरी दाना खाती है, ये दोनों किस प्रकार, ये दोनों शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतिक्रिया, तो देखिए अब कई सारे ऑप्शन दे रखा था आपको, तो उसमें से करेक्ट होता तो जो बड़ा वाला जो लाइन होता है वो होता है पॉजिटिव साइन का, और जो छोटा वाला होता है वो होता है नेगेटिव का। ठीक है, तो एक छोटी और एक बड़ी समांतर रेखा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और लंबी जो होता है वो होता है क्या, धनात्मक, और छोटी हो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट होता है अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब कैसे होती है। तो ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है, इतना बार, अभी तक जब से एग्जाम हो रहा है 6 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, रिपीट कर चुका है। ठीक है, अवतल दर्पण में बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए अवतल दर्पण में जब भी बनेगा वो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो ये वास्तविक होगा, और अगर ये वास्तविक है ये छोटा बनेगा। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये वस्तु कहाँ है, ये उल्टा भी हो सकता है, अगर अवतल दर्पण के इस तरफ रखा, सामने में रखा तो ये क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और छोटा बनेगा, या फिर वस्तु के बराबर बनेगा। लेकिन जब फोकस के अंदर और फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो ये सब चीज़ें याद रख लेना। ठीक है, यही वाला चीज़ यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेना, ये पूरा लिख दिए। वैस्कटोमी, ठीक है, में किस अंग को काटकर बांध दिया जाता है। तो वैस्कटोमी जो होता है उसमें किस अंग को काट के बांध दिया जाता है, तो भास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है, जिसको पुरुष नसबंदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छात्र, इसमें जो क्वेश्चन था ये थोड़ा लंबा दिया था, हम इसको शॉर्ट में करके बनाए। पूछा गया था क्वेश्चन कि एक छात्र है जो अपना स्कूल में सबसे लास्ट वाले बेंच में बैठता है। ठीक है, तो वहाँ से उसको जो व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ जो अक्षर होता है उसको धुंधला दिखाई देता है, लेकिन उसके जो 25 सेंटीमीटर पे रखा गया जो उसका नोट है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। यह किस दोष के कारण होता है। ठीक है, ये वाला पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये जो मायोपिया के कारण होता है, ठीक है, ये मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। जो निकट की वस्तु को देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु को अगर स्पष्ट देख पाता है तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और इसको उपचार के लिए कौन सा हम लोग कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी कार्बन श्रृंखला में प्रीफिक्स और एक सफिक्स क्या दर्शाता है। तो देखो जब भी कार्बन श्रृंखला होता है उसमें दो चीज़ें लगाई जाती है, या तो पहले लगाया जाता है जिसको हम लोग प्रीफिक्स कहा जाता है। ये देखिए कार्बन है, एक मिनट, ये देखिए ये कार्बन का अगर श्रृंखला है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, अगर ये पहले लग गया, मान लीजिए OH यहाँ पहले लगा दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स इसको बोलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे कुछ जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स ये जो होता है ये क्या दर्शाता है, तो ये दो चीज़ों को दर्शाएगा, या तो उसकी संख्या को दर्शाएगा, संख्या को, जैसे कि मिथ, इथ, प्रोब, ब्यूट कुछ भी हो सकता है, उसका संख्या को दर्शाता है, या फिर जो आपका जो ऑप्शन में था वो था ये फंक्शनल ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, आपका ऑप्शनल में यही दे रखा था। अगर इस बार अगर आपकी बार अगर पूछा जाएगा और फंक्शनल ग्रुप ना देगा तो उसका संख्या भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन आप लोग को दे क्या रखा था, तो फंक्शनल ग्रुप, ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड कार्पसेस का आकार जो होता है ये पूछा गया था कैसा होता है। देखिए रेड ब्लड का पेड़ा आप लोग बालूशाही खाए हैं, या फिर पेड़ा जो दबा हुआ रहता है, बीच से दबा हुआ जो, या फिर जो बालूशाही, तो बालूशाही में क्या होता है, इस तरह रहता है और बीच से इस तरह दबा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से। तो
एग्जैक्टली अगर बनाएंगे हम इसको तो इस तरह से बनेगा। देखिए ये इस तरह हो जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा। ये जबकि गोल है, इसका शेप गोल है और इस तरह से दबा होता है, बीच में इस तरह से चिपका हुआ रहता है। तो इस तरह से रहता है आरबीसी का शेप, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, बाय कनकेव डिस्क शेप, इसको बोला जाता है बाय कनकेव डिस्क शेप, इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, हाइड्रा में मुकुलन यानी कि बडिंग किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शाता है, ठीक है। पादपों में प्रजनन की सही प्रक्रिया जो है, सही क्रम जो क्या है, ये आपको बताना था। तो पादपों में जो रिप्रोडक्शन है उसका सही क्रम क्या था, ये आपसे पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में देख लीजिए, जो भी आप लोग को मिल जाए उसमें से। सबसे पहले पोलिनेशन होता है, ठीक है, यानी कि जो मेल जो गेमेट होता है वो आता है कहाँ पे, फीमेल के पास और आके सिर पे उसमें जुड़ता है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलिनेशन। फिर जो होता है उसके बाद ये इसको ले जाता है ओवरी तक, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद सीड का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद सीड का जो होता है ना डिस्पर्सल होता है, यानी कि सीड का विस्तारीकरण होता है। फिर जर्मिनेशन होता है, अंकुरन होता है। तो ये इसका सही क्रम था, देख लेना, जो भी ऑप्शन में दिया होगा ये वाला वही सही होता। चलिए नेक्स्ट, ओजोन से संबंधित खतरा। देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है, ये वाला 19 नंबर का और 20 नंबर का, ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये साइंस से रिलेटेड, इसलिए हम इसको ले आए हैं, ठीक है। तो देखिए, ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में बढ़ेगा या किस संस्थान के द्वारा बताया गया था? तो इसको नासा भी बता चुका है और आईआईटी कानपुर, तो आप लोग को ऑप्शन में दे रखा था आईआईटी कानपुर। नासा और आईआईटी कानपुर, ये दोनों के द्वारा बताया गया है कि आने वाले समय में ओजोन और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी ओजोन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है जो साइंस से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2025 में CRIB ब्लड ग्रुप नामक एक बेहद दुर्लभ ब्लड एंटीजन एक महिला में पाया गया है, ठीक है। तो बताया गया कि यह जो महिला है वो किस राज्य की निवासी है? तो देखिए ये जो महिला है वो किस राज्य की निवासी है? वो हो जाएगी कर्नाटक की निवासी है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन करंट का है, लेकिन ये साइंस से रिलेटेड है, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को ले आए। इस तरह से करंट में भी अगर साइंस का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसको आप लोग तक ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया शिफ्ट 1 का। चलिए शिफ्ट 2 में देखते हैं। भोजन जब गर्म होती है तो उसका गंध दूर दूर तक फैल जाता है, या उसका जो गंध जो होता है, सुगंध जो होता है वो दूर दूर तक फैल जाता है। यह किस कारण से होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये काइनेटिक एनर्जी कारण, जब भोजन गर्म रहता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, अणुओं के बीच का जो उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत जल्दी होता है, जिस कारण से क्या होता है, ये काफ़ी दूर तक इसका गंध फैलता है। और वो प्रोसेस क्या होता है, विसरण के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से वे तेजी से फैलते हैं, और इस प्रक्रिया क्या किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व की संयोजकता +2 होती है? तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ें तो इजी से हो जाता है, और जो नहीं पढ़े हैं तो अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने का समय नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ आप लोग को पहले बताना पड़ेगा, तब कहीं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सकेंगे। सेल होगा, सब सेल होगा, उसके बाद उसके अंदर में कौन सा सेल में कितना परमाणु आता है, कैसे आता है, ठीक है, उसमें एक्सेप्शनल भी होता है, ये सब बताने में बहुत समय लगेगा। तो आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिए, 2, 8, 8, 18 इस तरह का एक सीरीज चलता है। इसको आप लोग ये 8 से ज़्यादा देगा ही नहीं तो 2, 8, 8 खाली याद रखिए। तो देखिए सबसे पहले भरने के लिए 2 चाहिए, फिर 8 चाहिए, फिर 8 चाहिए, तब जाके फुलफिल होगा। जो बचेगा वो आउटर मोस्ट सेल में चला जाता है, और वही वाला हो जाता है उसका क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन में 1 होगा, 1 तो भरा नहीं, यानी कि इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1। हीलियम में कितना होता है, हीलियम में 2 होता है, 2 तो भर जाएगा, यानी कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 0, क्योंकि 2 तो फुलफिल हो गया ना। उसके बाद आता है बेरिलियम, मतलब ये क्या हो जाएगा, बेरिलियम में 4 होता है, तो 2 तो भर गया, 2 बचा रिमेनिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद होता है लिथियम में कितना होता है, 3 होता है, तो 2 तो भर गया, फिर इसका आउटर मोस्ट में कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो बस इस तरह से आप लोग पहले भरना है 2 को, फिर भरना है 8 को, फिर भरना है 8 को, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये चलेगा। तो ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा इसका आंसर। हमें गलत टिक कर दिए, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिख के रखें, हाइड्रोजन में 1 होता है, सबका यहाँ पे लिख दिया संयोजन, बेरिलियम का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और वही वाला पूछा गया था कि बेरिलियम में मतलब किसमें +2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना, ठीक है, पूरा साइटोप्लाज्म पाइप जैसी संरचना होती है, वो किस कोशिकांग को दर्शाता है, ठीक है। तो ये दर्शाता है किसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में राइबोसोम लगा हुआ रहता है, इसलिए रफ हो जाता है, और इसमें स्मूथ में क्या होता है, राइबोसोम नहीं रहता है। ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, ये लिपिड का करता है, और ये क्या करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है सेल का, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके द्वारा पर परागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है? देखिए क्रॉस पोलिनेशन मतलब एक मान लीजिए आप कीजिए, यहाँ पे एक फूल है, एक फूल यहाँ पे है, अब इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा दूर में है। अब यहाँ ये जो है ना मेल है, ये सिर्फ मेल का ही है, ये फीमेल है, ठीक है।
यहाँ पे सिर्फ मेल फूल ही होगा, यहाँ फिर फीमेल फूल ही होगा। अब हमको मेल से फीमेल तक लेके जाना है उसका परागकण को। जब परागकण को किसके द्वारा लेके जाएगा, यही होता है पर परागन, यानी कि पर के द्वारा परागकण को ले जा करके फीमेल के पास पहुंचा देना, वही होता है पर परागन, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है। देखिएगा कि जब जब फल होता है ना, फूल होता है, तो उसको किसान लोग क्या करते हैं, आपस में दोनों फूल को इस तरह करके सटा के थोड़ा रगड़ देता है, तो इसका वाला इसमें चला जाता है। ठीक है, इसी यही कारण होता है पर परागन। तो और एक फूल होता है जिसमें दोनों होता है, एक तो फीमेल गेमेट भी होता है, फीमेल ऑर्गन भी होता है, इसका मेल ऑर्गन भी होता है, तो इसमें तो स्वपरागन हो जाता है। लेकिन पर परागन में यह पूछा गया है, तो इसमें क्या हुआ, देखिए ये हवा के थ्रू भी उड़ के आ सकता है। ठीक है, पानी के, अगर ये पानी में रहा पौधा तो पानी के थ्रू भी तैर के आ सकता है। और ये पशु यानी कि कोई गिलहरी हो गया, तितली हो गया, ये चिड़िया हो गया, उसके द्वारा भी ये यहाँ तक लाया जा सकता है। लेकिन क्या प्रकाश के थ्रू आएगा, लाइट के थ्रू नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, लाइट, प्रकाश हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है। देखिए जब आप एक चेयर है इस तरह से, आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है ये बताना है। तो ये क्या करता है, ये एक रिएक्टिव फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में फोर्स लगता है, जिसको रिएक्टिव फोर्स साइंस के भाषा में अगर बोला जाए तो इसको रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। ठीक है, यही जो रिएक्शन फोर्स होता है इसके अगेंस्ट में उसे या तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल लो या फिर रिएक्शन फोर्स बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको अविलंब रिएक्शन फोर्स बोला जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंधन उपस्थित होता है। तो हम बताए थे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन क्या है, ये देखिए ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, दोनों के बीच में क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अधातु अधातु कोवेलेंट बॉन्ड, धातु धातु मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये सब हम बता चुके ऊपर में। चलिए नेक्स्ट है, और एक धातु और एक अधातु क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये सब एकदम याद रखिए, मुंह में आएगा क्वेश्चन, इसको मारना है, और मैं तो रीजनिंग में ज़्यादा समय देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 750 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंग का आवर्तकाल कितना होगा। देखिए 700 आवर्तकाल कितना होगा ये पूछ दिया, फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको कितना, 250 हर्ट्ज है, और आपसे पूछा गया है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड बराबर आप लोग को पता है, टाइम पीरियड बराबर क्या, तो 1/f होता है, और ये 250 दे रखा है, तो 1/250 कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 0.004 सेकंड आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए जब जिप्सम को 120 डिग्री 100 डिग्री से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म किया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है 100 से 120 के बीच में। ठीक है, तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और हाफ H2O, और जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 और 2H2 होता है। ठीक है, ये सब याद रख लेना है। यहाँ तो लिखा हुआ है CaSO4, इसमें सिर्फ खाली चेंज हो जाता है पानी का जो मात्रा होता है, हाफ H2 हो जाएगा इसमें, और जिप्सम में क्या हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम बताता है कि जब किसी धारा प्रवाही चालक यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर में चुंबक के क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसका जो कंडक्टर होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल जो होता है, बल की दिशा क्या होगी, ये इसमें बताता है। इसके अनुसार बाएं हाथ के तर्जनी यानी कि 4 फिंगर और मिडिल फिंगर और अंगूठे को जब हम लोग परस्पर 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ये हो गया अंगूठा, ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अंग, तर्जनी, तो ये हो गया मिडिल फिंगर, इस तरह से रखते हैं, ये इसके बीच में 90 डिग्री होगा, ये इसके बीच में 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब हम लोग इस तरह से रखते हैं तो तर्जनी यानी कि ये वाला जो उंगली होगा, तर्जनी उंगली, जिसको हम लोग इंडिकेटर फिंगर भी बोलते हैं, तर्जनी जो होता है चुंबक के क्षेत्र को दिखाता है। मध्यमा जो होता है यानी कि ये वाला, ये क्या दिखाएगा, धारा को, करंट को दिखाएगा। और ये वाला जो अंगूठा जो होता है ये क्या दिखाएगा, ये बल की गति को, दिशा को दिखाता है। ठीक है, और ये खास करके कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग याद रख लेना। निलंबन यानी कि सस्पेंशन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए सस्पेंशन में क्या होता है ना, यह हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, बिल्कुल ये सही है। इसके कण नग्न आंखों से दिखते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यह एक समांगी मिश्रण, ये गलत है। इसके कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटा होता दिखाई देते दोनों। देखिए इसका आंसर जो है ना, दोनों ही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन में, लेकिन फिर नहीं भी दे देंगे तो नहीं, या तो हमको लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन गलत है, या फिर यही आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था क्या यही था ऑप्शन के साथ। देखिए क्योंकि होता है ना, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में होता है कि वैसा मिक्सचर जिसमें जो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों जो होता है ना, मिलता नहीं है। ठीक है, मिलता नहीं है, और थोड़ी देर के बाद फिर जो हैवी वाला चीज़ होता है वो नीचे बैठ जाता है और फिर पानी ऊपर की ओर आ जाता है। ठीक है, ये मिलता नहीं है, नग्न आंखों से आप देख सकते हैं, तो नग्न आंखों से देख सकते हैं, और ये हेटेरोजेनियस होता है, ये दोनों ही होता है। तो आप लोग देखिए, अब एग्जाम में आप लोग को अगर यही क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर क्या मानता है, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव P
और फोकस F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए अवतल दर्पण के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है कि फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखा गया है। तो जब भी इसके और इसके बीच में रखा जाएगा, फोकस और पोल के बीच में, तो वस्तु जो होता है ना, ये हमेशा दर्पण के उल्टा साइड में बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइंग होगा। बड़ा होगा, इरेक्ट होगा यानी कि सीधा होगा, और वर्चुअल होगा यानी कि काल्पनिक होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एपीकल्चर में शहद प्राप्त करने के लिए किसे पाला जाता है। तो शहद प्राप्त करने के मुर्गा मुर्गी थोड़े ना पालेंगे, हम लोग किसको पालेंगे, हनी बी को पालेंगे यानी कि मधुमक्खी को पालेंगे। चलिए देखिए, कपड़े धोते समय पानी में धावन सोडा को मिला दिया जाता है, क्यों मिलाता है। ठीक है, तो पानी की क्षारीयता यानी कि अल्कलाइन नेचर को बढ़ाने के लिए, गंदगी हटाने के लिए काम आता है। ठीक है, इसके अल्कलाइन नेचर को पानी का बढ़ा दिया जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, ये आपसे पूछा गया था। ये टाइट होता है, बिल्कुल नहीं। कनेक्टिव टिश्यू ये हमेशा सॉफ्ट होता है। इसमें इंट्रामोलिकुलर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। तो ठीक है, ये सही है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। यह जेली फ्लूइड्स के रूप में पाया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। नन ऑफ द अबव, ये तो खैर नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो इसका क्या बोला, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये टाइट होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीरो वेस्ट क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, या फिर पूछा गया था इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो जो भी है, तो जीरो वेस्ट जो होता है ना, वैसा प्रोडक्ट होता है जो वेस्ट जो मतलब पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, उसको जीरो वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक डिस्पोजल प्लेट, ये जीरो वेस्ट में नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। केले का पत्ता व पुनः उपयोग प्लेट, बिल्कुल ये सही होगा। केले का पत्ता सड़ जाएगा और पुनः उपयोग प्लेट भी हम लोग पुनः यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक बार इस्तेमाल होने वाला कप, सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला कप, बाकी समय ऐसा ही रहेगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। और थर्मोकोल तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केले के पत्ता और पुनः उपयोग वाला प्लेट हो जाएगा, जो बायोडिग्रेडेबल होता है। सिंपल से बात जानिए। ठीक है, उसी को जीरो वेस्ट कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टॉप। देखिए एक जो है आप लोग का करंट अफेयर से पूछा गया था, लेकिन ये था साइंस से रिलेटेड था, इसलिए हम इसको पूछे। स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों में ORS और जिंक किस आयु तक दिया जाता है। ठीक है, ये था, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष तक। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था, बट हम उसको साइंस का रिलेटेड है, हम इसको साइंस इसमें रख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि दे रखा था 3 प्रतिरोध आपको दे रखा था, 4 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का, और तीनों को सीरीज में रखा गया है। यदि परिपथ में 12 वोल्ट जुड़ा हुआ है तो पूछा गया कि इसका धारा यानी कि करंट क्या होगा। तो ओम का नियम से नहीं बनेगा, V = IR। तो यहाँ पे देख लीजिए, R मेरे दे रखा है, सीरीज में है तो सब जुड़ जाएगा। कितना, जो 12 और 8 20, 20 और 4 24, तो जो R दे रखा है वो 24 ओम हो जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज तो मेरा दे ही रखा है, वोल्टेज कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। तो अब बताइए, V = IR से हम नहीं निकाल देंगे, हमको निकालना क्या है, करंट निकालना। तो करंट को यही रखेंगे, R को उधर ले जाएंगे तो V/R हो जाएगा, यानी कि V/R हो जाएगा। और V का वैल्यू हमको दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है, और R का वैल्यू दे रखा है 24, 12 के 12, 12 दूनी 24, 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 0.5 एम्पियर हो जाएगा। 0.5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर दे रखा है, और इसका पूछा गया मुख्य अक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, वक्रता, त्रिज्या और पोल दोनों मुख्य अक्ष पे स्थित होता है, बिल्कुल सही है। केवल वक्रता त्रिज्या होता नहीं, ना तो पोल ना तो, एक ही आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुख्य अक्ष जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। हम अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण में ये जो होता है, ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब पोल पे होता है। तो जितना भी होगा ना, सब पोल पे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये सब दोनों ही पोल पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा बनाने के लिए किस यौगिक को गर्म किया जाता है। जो धावन सोडा है उसको बनाने के लिए हम लोग जो खाने वाला सोडा है उसको गर्म किया जाता है, यानी कि किसको गर्म किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HOCO3 को गर्म किया जाता है। ठीक है, इससे हम लोग क्या बनाया जाता है, धावन सोडा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के द्रव यानी कि विलियन सॉल्यूशन के कारण कोशिका सिकुड़ जाती है। देखिए, कोशिका को सिकुड़ने का कारण क्या है, जब कोशिका के बाहर का जो द्रव होता है उसके जो कंसंट्रेशन होता है, इसके अंदर वाले के कंसंट्रेशन से हाई हो जाएगा तो पानी इधर से निकल के इधर आ जाएगा, जिस कारण से कोशिका सिकुड़ जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हाइपरटोनिक कहा जाता है। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपरटोनिक कहा जाता है इसको। चलिए देखिए, प्रबल क्षार यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड को जब आपस में विक्रिया कराया जाता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, इसको कहा जाता है। और इससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, नमक बनता है और पानी निकलता है इसमें से।
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोपेन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए पूछा गया प्रोपेन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। प्रोपेन, और इसी को आपको ऑप्शन में ये वाला नहीं दे रखा था, एसीटोन नहीं दे रखा था, सिर्फ दिया था प्रोपेन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो आप लोग इसको जान लीजिए कि इसी को एसीटोन भी कहा जाता है, एसीटोन। और एसीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C+O, और ये इस तरह से, ठीक है, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा NaHCO3 के निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है। तो किन यौगिकों की आवश्यकता होती है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक, आयोडीन का, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी का। ये सब चीज़ों में सब जो भी दे रखा था आप लोग ऑप्शन में वही हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, प्रिज्म से, देखिए ये क्वेश्चन एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दिया। प्रिज्म में आपतित किरण, इंसिडेंट रे और निर्गत किरण यानी कि इमर्स्ड रे के बीच बनने वाला कोण को क्या कहा जाता है, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। हम बताए थे फिगर से भी, अगर इधर से कोई रे जा रहा है, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये डेविएट करके इधर आ जाएगा, ये जो डेविएशन हुआ इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण जिसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल का उदाहरण नहीं है। तो कागज तो इसका एग्जाम्पल है, जो नेचर को हानि नहीं पहुंचाता, जो सड़ जाता, जो तुरंत डिस्पोज हो जाता, खत्म हो जाता। ठीक है, सब्जियों का छिलका और चमड़ा या लकड़ी ये हो जाएगा, लेकिन इसका प्लास्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक नहीं सड़ता है जल्दी। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान यानी कि मोलर मास कितना होता है। अगर आप लोग को एटॉमिक मास पता है तो ये इजी से निकल जाता है। तो देखिए सोडियम का कितना होता है 23, और ये 2 दे रखा, तो 23 में मल्टीप्लाई करो तो 2 बार। ठीक है, सल्फर का होता है कितना 32 होता है, 32 को इसमें एक ही है तो एक ही रहने दो। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको जोड़ देगा तो 142 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 250 हर्ट्ज आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी वाली तरंग दे का आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो 250 है, 1/250 कर दो, 0.004 सेकंड हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, थर्ड शिफ्ट में पूछ दिया, पहला शिफ्ट में पूछा है और वही चीज़ थर्ड शिफ्ट में भी पूछ दिया, एकदम सेम, जरा सा भी चेंज नहीं किया, ऑप्शन तक भी सेम रखा था इसमें। नेक्स्ट, खाने वाले चीज़ें जैसे कि चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, क्यों भरा जाता है। तो इसका कई सारे कारण होता है भरने का, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, कुरकुरापन को बनाए रखने के लिए, टूटने से बचाने के लिए, और बैक्टीरिया के विकार को में बाधा बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन में कौन सा था, वही वाला हो जाता है सही आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, जब कोई वस्तु आंशिक रूप से द्रव में डूबा होता है तो उस पर नीचे की ओर बल लगता नहीं, उस पर ऊपर की ओर बल लगेगा, नीचे की ओर नहीं बल लगता, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऊपर, जब किसी वस्तु पूरी तरह या आंशिक रूप से द्रव में डूबी हुई होती है तो विस्थापन द्रव्यमान का भार वस्तु के भार के आधे के बराबर होता है, नहीं, बिल्कुल पूरा भार के बराबर होता है। चलिए देखिए, जब कोई वस्तु पूरी या आंशिक रूप से द्रव में डूबी होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर का। नेक्स्ट, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो केवल माता में, केवल पिता में नहीं, माता और पिता दोनों में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कार्य यानी कि वर्क और शक्ति के बीच में संबंध बताया था, तो आप लोग को पता हो जाएगा शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो पावर बराबर वर्क इंटू टाइम हो जाएगा इसका आंसर, वर्क बटे बाय टाइम हो जाता है। ठीक है, दर है ना, दर को बोला जाता है, तो वर्क बटे टाइम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लोहे का बुरादा, बालू तथा चीनी का मिश्रण किस प्रकार के, तीनों तो घुलेगा ना एक साथ, तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बल कौन सी राशि है और इसकी मात्रक क्या होती है। तो बल जो है ना, बल फोर्स में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और इसका राशि क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, जटिल उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम होता है का कार्य क्या होता है। तो बस इसका कार्य वही होता है जो जाइलम और फ्लोएम का कार्य होता है, जल और खनिज को परिवहन, भोजन का परिवहन। ठीक है, पौधों में पदार्थ का परिवहन करना, इसका यही वाला आपको ऑप्शन में दे रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा उत्तक शिथिल यानी कि रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक ही उत्तक है जो मसल्स का टिश्यू जो होता है वही वाला होता है। ठीक है, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो छोटा हो जाता है, जब ये रिलैक्स में होता है तो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अनुवांशिक जेनेटिक बीमारियों से निपटने के लिए भारत सरकार की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू की। ये करंट का क्वेश्चन है बट साइंस से रिलेटेड, तो ये गुजरात राज्य में शुरू किया गया है 2025। ठीक है, ट्रिपल जीनोम सीक्वेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।